नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कौन कहता है कि पढ़ा लिखा ही सबसे बुद्धिमान होता है? कौन कहता है कि पढ़ा लिखा ही सबसे बुद्धिमान होता है? पढ़े लिखों की तुलना में अनपढ़ों ने बहुत से बड़े बड़े काम किए हैं जो पढ़े लिखों ने नहीं किया है। पढ़े लिखे पढ़ के एमए किया, बीए किया, पीएचडी किया, डॉक्टरेट किया और मारे मारे नौकरी की तलाश में फिरते रहते हैं। और अनपढ़ ने कम से कम अपनी रोजी रोटी तो जुटा ली। अनपढ़ों ने कम से कम अच्छे बड़े काम तो किए हैं। और साथ ही साथ उन सफल लोगों की फहरिस्त में नाम लिखा जाए तो कम पढ़े लिखों ने, ज़िंदगी के जीवन से अनुभव प्राप्त किए हुए लोगों ने, संसार के इस प्लेटफार्म पर अनुभव से पढ़े हुए लोगों ने ज़्यादा बढ़िया कामयाबी की है, न कि स्कूल कॉलेजों के डॉक्टरेट पीएचडी की डिग्रीधारी लोगों ने प्राप्त की है। अकबर महान, जिसको अकबर महान कहा जाता है, एक शासक जिसको सब लोग जानते हैं, जिसका नाम एक बच्चा बच्चा भी जानता है, वह कहाँ पढ़ा लिखा था? कहा जाता है कि अकबर की तो स्कूल कॉलेज की शिक्षा भी नहीं हुई थी, कोई एकेडमिक पढ़ाई नहीं हुई थी, फिर वह भारत के इतने बड़े साम्राज्य पर शासन कर सका। अपने साम्राज्य की एक ऐसी नींव को रख सका जो नींव कम से कम 300 सालों तक हिंदुस्तान पर राज करती रही। उसने एक ऐसे देश में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक ऐसी पटरी की व्यवस्था की जिसमें कम मुस्लिमों के होते हुए भी हिंदुओं के साथ एक ऐसा साम्राज्य को लेकर, हिंदुओं को लेकर एक ऐसे साम्राज्य को स्थापित किया जो 300 सालों तक हिला नहीं सका। वह अकबर महान, उसको इतिहासकारों ने अकबर महान कहा। वह कितना पढ़ा लिखा था। प्राचीन काल में समुद्रगुप्त, जिसको कि भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, आज से 2000 साल पूर्व समुद्रगुप्त हिंदुस्तान का वह शासक था जिसकी सीमाएं कांधार से लेकर के बंगाल तक फैली हुई थी और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। वह समुद्रगुप्त हिंदुस्तान का नेपोलियन कहा जाता है। बताओ वह कितना पढ़ा लिखा था। उस समय तो स्कूल कॉलेज में नहीं थे, उस समय तो गुरुकुलों की थोड़ी बहुत पढ़ाई होती थी। फिर वह इतना बड़ा शासक कैसे बन सका? क्या वह किसी स्कूल ने उसको डिग्री दी थी? पीएचडी कराया था, डॉक्टरेट कराया था, एमए किया था, एमएससी किया था, एमबीए किया था, लेकिन उसने इतने बड़े साम्राज्य का मैनेजमेंट किया। वह नाम था समुद्रगुप्त। और तो और आज अल्प शिक्षित स्कूल कॉलेज की डिग्री न रखने वाले बड़े बड़े काम किए हैं और स्कूल की बड़ी बड़ी डिग्री लेकर मारे मारे फिर रहे हैं, रोजी रोटी के मोहताज हो रहे हैं और 10-5 हज़ार की नौकरियों के लिए लोगों के चक्करों लगा रहे हैं, कॉलेजों इंस्टीट्यूटों के चक्कर लगा रहे हैं। तो कैसे कहा जाए कि ये पढ़े लिखे लोग ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान हैं उनकी तुलना में, जो इस दुनिया की ठोकरों को खाकर, इस दुनिया के प्लेटफॉर्म पर अनुभवों से जी करके और उससे निखर करके सफलताएं पाई हैं। आज के डॉक्टर व पत्रकार महोदय लोग ही तो सबसे बुद्धिमान हैं और इनकी बुद्धि भी तो कोई सानी नहीं है। आज के डॉक्टर और आज के पत्रकार सबसे बुद्धिमान माना जाते हैं। डॉक्टर को पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती तब डॉक्टरेट होता है और पत्रकार बंधु के तो क्या कहें, वह किसी को भी ऊंचा किसी को भी नीचा गिरा सकते हैं। वह किसी को भी कह सकते हैं कि ये बेकार है, इसके यहाँ लोग क्यों जाते हैं। भला दुनिया की प्लेटफार्म पर दुनिया से घिस कर, दुनिया के अनुभव से उभर कर, दुनिया के ध्यान को करके, अपने जीवन के गहराई में अनुभव को प्राप्त करके पढ़े हुए संतों महात्माओं, दुनिया की भला करने वाले, हजारों लोगों की भला करने वाले संतों के दरबार पर जाने वाले लोगों को लोग अनपढ़ और गंवार कहते हैं। और यदि किसी अस्पताल में कोई गरीब 2-4 दिन के लिए भर्ती हो जाए तो उसकी चड्ढी बनियान उतर जाती है, उसका घर का एक एक सामान बिक जाता है। यहाँ तक कहें कि उसका जो बचत बैंक में पैसा रखा जाता है वो अभी समाप्त हो जाता है, वह कर्ज का मोहताज हो जाता है। और फिर डॉक्टरी की पढ़ाई तो धर्म से जुड़ी गई है। डॉक्टरी का धर्म एक सेवा धर्म होता है, लेकिन पत्रकार बंधु ये बताने का कोशिश करेंगे, ये बताने की ज़रा भी ज़रूरत उठाएंगे कि आज कितने डॉक्टर्स धर्म के नाम पर काम कर रहे हैं, कितने डॉक्टर सेवा के नाम पर काम कर रहे हैं। बड़े बड़े अस्पताल व्यापार के केंद्र बने हुए हैं।
बड़े बड़े अस्पतालों में जाने से लोग डरते हैं। हम अपने समय में सुनते थे कि स्कूल कॉलेज में जाओ बेटा, पढ़ाई करो, समझदार बनो, लेकिन यह भी सुनते थे कि कभी भी कचहरी और अस्पताल न जाना पड़े। क्यों भाई, अस्पताल में तो लोग ठीक होते हैं, कचहरी में लोगों को न्याय मिलता है। लेकिन नहीं, कहा जाता है जो कचहरी और अस्पताल गया वो बर्बाद हो गया। तो ऐसी स्थिति में वो ये दुआ करते थे कि हे भगवान, मुझे कचहरी और अस्पताल में न जाना पड़े। अगर एक गरीब किसी अस्पताल में भर्ती हो जाए तो 3-4 दिन में ही तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसके बचत समाप्त हो जाते हैं, वो कर्जदार हो जाता है। और दुनिया में इतने अच्छे काम हो रहे हैं, पत्रकार बंधुओं को, मीडिया बंधुओं को नहीं दिखाई देते हैं। कितने बलात्कार हुए, कितनी हत्याएं हुई, कितनी चोरी हुई, कितनी डकैती हुई, कितनी छिनैती हुई, कौन किसकी लड़की को लेकर भाग गया, कौन कहाँ प्रेम करते हुए पकड़ा गया। इसकी यदि काउंटिंग करना हो, इसकी यदि गणना करना हो तो पत्रकार बंधुओं का हिसाब ले लीजिए, वो बता देंगे कि ये कितने हुए। क्या हिंदुस्तान में अच्छे काम नहीं होते हैं? क्या समाज में अच्छे काम नहीं हुए हैं? यदि ये समाज में अच्छे काम नहीं हो रहे हैं तो ये समाज स्थिर कैसे हुआ है? ये समाज शांतिपूर्वक चल कैसे रहा है? यदि हिंदुस्तान में अच्छे काम नहीं हो रहे तो हिंदुस्तान तरक्की कैसे कर रहा है? हिंदुस्तान का नाम ऊंचा कैसे हो रहा है? लेकिन पत्रकार बंधुओं को इससे कुछ लेना देना नहीं। उनको तो लगता है कि नकारात्मक की डिग्री हासिल किए हैं। पत्रकार बंधुओं ने स्कूल कॉलेजों से PhD प्राप्त किया है। हाउ टू बी द निगेटिव, how to be the negative, how to live in the negative, how to disperse, how to give negativity in the society। लगता है कि नकारात्मकता की डिग्री इन पत्रकार बंधुओं ने पाई हुई है। जो अच्छे से अच्छे काम में यदि नकारात्मकता खोजना हो, निगेटिविटी खोजना हो तो इन पत्रकार बंधुओं के पास चले जाओ, वो बता देंगे कि ये नकारात्मकता की डिग्री ये कहाँ से प्राप्त किए हुए हैं। इसी तरह से इनको ये नहीं समझ में आता कि हिंदुस्तान के अच्छे काम करने वालों की कभी इन्होंने तारीफ़ नहीं की, अच्छे काम करने वालों को इन्होंने कभी तहरीर नहीं दिया। लेकिन जो यदि नकारात्मकता का काम किया, जिसने नेगेटिविटी का काम किया, जिसने हत्याएं की, जिसने बलात्कार किया, जिसने क्रूरता की, उसकी ये कवरिंग खूब करते हैं, घूम घूम कर करते हैं, उसके आगे पीछे दौड़ कर करते हैं। अभी हाल ही के दिनों में एक माफिया अतीक नाम से जो गुजरात से इलाहाबाद लाया गया था, किसी केस के सिलसिले में पूरे मीडिया बंधु, पूरे पत्रकार बंधु उसके चारों तरफ घूम घूम करके ऐसी परिक्रमा कर रहे थे कि जैसे शिव जी की परिक्रमा गणेश जी कर रहे हों, शिव पार्वती की परिक्रमा गणेश जी कर रहे। ये पत्रकार बंधु एक एक बिंदु को, वह कहाँ बाथरूम कर रहा है, कहाँ टॉयलेट कर रहा है, कहाँ पर वह टहल रहा है, क्या पी रहा है, क्या बोल रहा है, पानी पी रहा है, चाय पी रहा है, कैसे चल रहा है, दायां पर आगे रख रहा है कि बायां पर आगे रख रहा है, गाड़ी में पहले बायां पर रखा कि पहले दायां पर रखा, गाड़ी में पहले वह उतरा कि पहले वह चढ़ा, क्या क्या बोला। उसके पीछे इस तरह से दीवाने मगन होकर हाईलाइट करके दिखा रहे हैं कि जैसे वो कोई क्रिमिनल नहीं, कोई अपराधी नहीं है, वह कोई हिंदुस्तान का भगवान है, हिंदुस्तान का अवतार है जो इस जगत में पैदा हो गया है। और उसको इतना कवरेज दिया गया कि वह भगवान के तुल्य लोगों के बीच में प्रदर्शित हो जाए। उसकी एक एक निगरानी को ऐसे दिखाया गया कि जैसे वह हीरो हो जाए, वह हीरो हो जाए। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि उसकी तुलना में क्या उनको गुजरात से लेकर इलाहाबाद के बीच में कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो अच्छा काम करता हो, जो अच्छा काम किया हो, जो सोसाइटी को कुछ दिया हो, जो समाज को कुछ दिया हो, कुछ देश को दिया हो, कुछ अच्छा सोचा हो, कुछ अच्छा किया हो। क्या इनको दिखाने के लिए वह चीज़ नहीं है? लेकिन नहीं, इन पत्रकार बंधुओं ने नकारात्मकता में डिग्री हासिल किया हुआ है। अच्छे काम को भी नकारात्मक रूप से कैसे दिखाया जाए यह इनकी समझ में अच्छी तरह से आता है, क्योंकि इन्होंने डिग्री भी उसी में हासिल की हुई है। भारत के प्रधानमंत्री ज्ञानी जैल सिंह को कहा जाता है कि बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वह भारत के राष्ट्रपति बने। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बहुत कम पढ़े लिखे थे, हमने सुना है ऐसा, और वह देश के राष्ट्रपति और देश के प्रथम नागरिक थे। आज के डेट में तेंदुलकर, महान क्रिकेटर तेंदुलकर कितने पढ़े लिखे थे। बिग बी कहे जाने वाले डॉक्टर बिग बी कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन महोदय कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो सब पत्रकार बंधुओं के निगाहों में अनपढ़ गंवार हैं। आज के डेट में एक संस्थान कानपुर में करौली सरकार चल रही है। मैंने करौली सरकार के हज़ारों वीडियो को देखा हूँ और मैंने यह महसूस किया कि वो सारे वीडियो सही हैं। उसमें हज़ार लोगों को मैंने ठीक होते देखा। लोग तो उनको तड़पते हॉस्पिटल में रहते
अपना सब कुछ लौटते दरबारों में जा कर, मज़ारों में जा कर के अपना जीवन बर्बाद करके एकदम निराश हताश हुए लोगों, ज़िंदगी से हार मान गए लोग, ज़िंदगी से मृत्यु की तरफ जाते हुए लोग, अपनी बेहोशी को प्राप्त किए हुए लोग, एकदम से बेहोशी और तंद्रा में झूमते हुए लोगों को मैंने देखा। और वहाँ जाकर एक क्षण में ठीक हुए। उन्होंने हजारों हजार दुआ करौली दरबार के महाराज जी को दिया, लेकिन उन हजारों वीडियो को हमारे पत्रकार बंधु नहीं देख सके। और किसी एक डॉक्टर ने, एक सिरफिरे डॉक्टर ने वहाँ इलाज के बहाने जा कर के कुछ गलती किया, कुछ चमत्कार देखा, जबकि करौली सरकार पहले ही कह रहती है कि ये दुनिया किसी चमत्कार से नहीं चलती है, इस दुनिया में चमत्कार नाम की चीज़ नहीं होती है, और यह दरबार किसी चमत्कार को नहीं दिखाता है। यह दरबार किसी भी इलाज के पीछे के कारण को बताता है और उस कारण को दिखाते हुए इलाज को करता है। लेकिन हमारे पत्रकार बंधुओं को नकारात्मकता के सिवा कुछ नहीं दिखा, और उन्होंने इस तरह से शो करने की कोशिश किया कि करौली दरबार और किसी माफिया का, किसी ढोंगी बाबा का, किसी लोगों को ठगने वाला दरबार है। लेकिन उन्होंने उन हजारों वीडियो को परखने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि इन पत्रकार बंधुओं ने नकारात्मकता में जो डिग्रियां हासिल की हुई है, इन पत्रकार बंधुओं ने उन हजारों वीडियो को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। और सच बात तो है कि इन पत्रकार बंधुओं को ये अहंकार हो गया कि ये सबसे ज्ञानी है। अरे सबसे ज्ञानी जानना है तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से जाके मिल लो कि वो कितने पढ़े लिखे थे। फिर भी वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और भगवान की कृपा से, कुदरत की कृपा से, वाहेगुरु की कृपा से उनका नाम विज्ञानी जैल सिंह था। तो ऐ पत्रकार बंधु, यदि तुम सच्ची पत्रकारिता करते हो, अगर तुमने पत्रकारिता में किसी विश्वविद्यालय से नकारात्मकता की डिग्री हासिल नहीं किया हुआ है, तो कम से कम सही चीज़ों को दिखाने की मादा रखो। तुम पत्रकार को एक व्यवसाय न बनाओ। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और उस चौथे स्तंभ की मर्यादा को निभाओ, और पत्रकार को एक व्यवसाय न बनाओ। पत्रकारिता को इस तरह से, जर्नलिज्म को इस तरह से लोगों के सामने न परोसो कि लोग जर्नलिज्म से घृणा कर दें। और वैसे भी ऐ पत्रकार बंधुओं, आपके दिन समाप्त होने वाले हैं। अब हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में वीडियो है, हर हाथ में कैमरा है, हर हाथ सही मैटर को दिखाने की स्थिति में आ गया है। अब वो तुम्हारे दिन लद गए कि तुम ही केवल लोगों के पास तक सूचनाओं को पहुंचाओगे। आज सोशल मीडिया के ज़माने में हर हाथ को लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने के हथियार मिल चुके हैं। इसलिए अपनी कार्यशैली को सुधारो, सही और गलत का निर्णय बैठ के करो, लोगों के सामने सही चीज़ परोसने की चेष्टा करो। अन्यथा एक समय ऐसा आएगा कि तुम मिट जाओगे, और वो लोग आगे आ जाएंगे जो सही चीज़ों को लोगों के सामने दिखा रहे हैं। तो सावधान पत्रकार बंधु, यदि तुम अपने वजूद को बचाए रखना चाहते हो, अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हो, अपने मर्यादा को बचाए रखना चाहते हो, तो ये भूल मत जाओ कि अब हर हाथ में हैंडसेट है, हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में ऑपरेटर्स है जो लोगों को सच्ची चीज़ें दिखाने की क्षमता रखता है। अब हिंदुस्तान तुम्हारी पत्रकारिता का मोहताज नहीं रह गया है कि तुम ही जो दिखाओगे वही लोगों तक पहुंचेगा। अब लोगों तक वह पहुंच रहा है जो लोग देखना चाहते हैं, जो सच्चाई जानना चाहते हैं। अब किसी की छवि बिगाड़ने से तुमका काम तुम्हारे बस का नहीं रह गया। अब तुम मोबाइल कैमरा, बड़े बड़े वीडियो कैमरा लेकर तुम लोगों के चारों ओर घूमते रहो, लेकिन वहाँ पर वह छोटे कैमरे भी हाथ में है जो सच्चाई को दिखाने की क्षमता को रखते हैं। तो हम यही आशा रखते हैं कि यदि तुम्हें अपने वजूद को बचाना है पत्रकार बंधु, यदि तुम्हें अपने वजूद को बचाना है, अपने अस्तित्व को बचाना है, तुम चौथे स्तंभ के रूप में माने जाते रहो, यदि इस चीज़ को कायम रखना है तो तुम्हें अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करना होगा। अन्यथा मिट जाओगे, समाप्त हो जाओगे, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।